हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 12th बायोलॉजी का गेस पेपर, जिसमें प्रत्येक प्रश्न आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तथा 100% संभावित है। पिछले भाग में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 4 तक कुल 19 नंबर के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था, जिसे आपने पार्ट 1 में देखा है। यदि नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट से जा कर के आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 के कुल 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे, जो कि कुल 24 नंबर के बनते हैं। यानी 8 क्वेश्चन होंगे तो 8 त्रिक 24 नंबर के बन जाते हैं। साथ ही हम जीव विज्ञान के चित्र कैसे बनाए जाते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप अभी से इस वीडियो को लाइक ज़रूर ही कर दीजिए, और साथ में ऐसी अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न पर हमें 3 अंक मिलेंगे, और इसमें 4 प्रश्न हैं, क, ख, ग और घ। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5वें का है, घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छे ढंग से आपने इसको पढ़ा है तो हमें अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट करना है। तो हम हेडिंग डालेंगे घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, और इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि घरेलू उत्पादों के रूप में हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों अथवा उनसे व्युत्पन्न पदार्थों का उपयोग करते आ रहे हैं। इसका सामान्य उदाहरण दूध से दही का उत्पादन है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दूध जिसमें लैक्टोज शर्करा होता है, इसीलिए दूध हल्का मीठा होता है, और लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा यह दही में परिवर्तित हो जाता है, यानी लैक्टोज शर्करा लैक्टिक एसिड में बदल जाती है। इसीलिए दही का स्वाद जो होता है वह खट्टा होता है। तो एक प्रकार से यह सूक्ष्म जीवों का ही उपयोग है। इसके अतिरिक्त डोसा, इडली, ब्रेड आदि को बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो दाल चावल के आटे व मैदे को स्पंजित कर देते हैं। जो भी ब्रेड्स हैं आप देखे होंगे तो वो स्पंजित होती हैं, तो उनमें भी सूक्ष्म जीव है, खमीर आदि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव। तो औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। सूक्ष्म जीव विशेषकर ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से ही किण्वित पेय पदार्थ जैसे शराब आदि को बनाने में किया जाता आ रहा है। ऐसे हम देख लेंगे कि क्या होता है। जो सुक्रोज शर्करा होती है C12H22O11 प्लस H2O, ईस्ट की उपस्थिति में इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। अब जब ग्लूकोज का किण्वन होता है तो ईस्ट की उपस्थिति में जाइमेज एंजाइम द्वारा यह एथिल अल्कोहल यानी शराब में परिवर्तित हो जाता है, और CO2 गैस बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती रहती है। तो ऐसे हम निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा एंटीबायोटिक औषधियों का भी उत्पादन किया जाता है। तो आप औद्योगिक में शराब का आदि किण्वित पेय पदार्थों का उत्पादन कर सकते हैं। एंटीबायोटिक औषधियों का भी उत्पादन किया जाता है, जैसे पेनिसिलिन का उत्पादन पेनिसिलियम नोटेटम नामक सूक्ष्म जीव से किया जाता है, जो कि एक कवक है। और सबसे पहले यानी जो सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा है वह पेनिसिलिन ही है, और इनको किन्होंने किया था तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बनाया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वह है 5वें का खा, और क्वेश्चन है लिंग संलग्न वंशागति क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा टिपिकल है। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको वहाँ पे वर्क करना ही होगा। जब आप वर्क करेंगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो क्वेश्चन है लिंग संलग्न वंशागति क्या है। मनुष्य में किसी एक लिंग संलग्न लक्षण की वंशागति को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जो गेस्ट पेपर था उसका PDF हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर लें। साथ साथ में सोल्यूशन की PDF भी वहाँ प्रोवाइड हो रही है। जो मित्र हमारे टेलीग्राम नहीं चला रहे हैं वो कमेंट करें, हम सबको यूट्यूब पर भी लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे आप PDF को डाउनलोड कर ले। तो PDF को लेकर के आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस आपको कमेंट करना है। अगर नहीं मिल पा रही वैसे भी आप कमेंट बॉक्स में पा जाएंगे, अगर नहीं मिलती है तो आप सेपरेट कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन पेपर का PDF तो आप सबके पास होना ही चाहिए, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे
लिंग संलग्न वंशागति। तो इसमें लिखेंगे लैंगिक लक्षणों के जीन मुख्यतया लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, किंतु लैंगिक द्विरूपता इतनी जटिल और व्यापक होती है कि कई ऑटोसोमल जीन्स भी लैंगिक विभेदीकरण को प्रभावित कर देते हैं। इसी प्रकार लैंगिक गुणसूत्रों में कुछ अन्य दैहिक यानी अलैंगिक लक्षणों के जीन्स भी उपस्थित होते हैं। इन्हीं लक्षणों को हम लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं तथा इनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहा जाता है। ऐसी वंशागति की खोज टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में किया था। अब क्वेश्चन में साथ साथ में यह लगा था कि मनुष्य में किसी एक लिंग संलग्न लक्षण की वंशागति को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। तो हीमोफीलिया या वर्णांता में से कोई आप जो आपको इजी लगे वो आप समझा सकते हैं। यहाँ हमने वर्णांता को एग्जाम्पल में लिया है, थोड़ा ये टिपिकल था, बड़ा था, तो हमने सोचा इसी को समझा देते हैं। आप हीमोफीलिया भी कर सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो सेपरेट देता है हीमोफीलिया तब तो हीमोफीलिया ही करना है, अगर कोई एक देता है तो जो आपको इच्छा लगे वो कर सकते हो। तो मनुष्य में वर्णांता की वंशागति लिंग संलग्न वंशागति है। तो सबसे पहले वर्णांता के बारे में जान लेते हैं। तो हॉर्नर ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि कुछ व्यक्ति लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाते, इसलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन या वर्णांता भी कहा जाता है। वर्णांता की वंशागति की बात करें तो इस रोग के जीन यक्स लिंग गुणसूत्रों में होते हैं। इस रोग से संबंधित विभिन्न जो वंशागतियाँ हैं वो निम्न हैं। यह यक्स पर होता है, यानी अगर जो महिला होती है उसमें डबल एक्स होते हैं ना, यक्स यक्स, तो अगर सिर्फ एक एक्स पर होगा तो वह महिला वाहक होगी, अगर दोनों एक्स पर होंगे तो वह महिला वर्णांध होगी, अगर किसी पर भी नहीं है तो वह सामान्य महिला होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिया गया है सामान्य स्त्री और वर्णांध पुरुष। सामान्य स्त्री है मतलब इसका जो हमको लिखना होगा वो लिखना होगा युग्मक कैसे, यक्स और यक्स, जबकि वर्णांध पुरुष का क्या लिखेंगे, यक्स और वाई और एक एक्स पे कलर ब्लाइंड का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि इसके पास एक ही एक्स है। तो अगर एक एक्स पर कलर ब्लाइंड का चिन्ह आ गया तो वह कलर ब्लाइंड हो जाएगा। अब आप समझ जाएंगे, चलिए देख लेते हैं। तो हमने लिया सामान्य स्त्री यक्स एक्स, और इधर यक्स और वाई, और यक्स के ऊपर हमने सी लगा दिया। युग्मकों को निकाल लिया यक्स यक्स, और यहाँ यक्स सी और वाई। देखिए ऐसे संकलन कराएंगे, इसका और इसके साथ, फिर इसका और इसी के साथ करा देना है आपको। तो इस तरह से पुत्री एक तरफ हो जाएंगे और पुत्र एक तरफ। आप अपने तरीके से भी करा सकते हैं, लेकिन ऐसे में पुत्री और पुत्र एक तरफ नहीं होंगे। तो ऐसे, फिर ऐसे, और फिर आपको ये लेना है और फिर ये ले लेना है, ठीक है। अब अगली बार आपको ये लेने हैं और यहाँ से करना है, ऐसे ये लेना है और यहाँ से करना है। तो हम देखते हैं सभी पुत्री कैसी हैं, वाहक, क्योंकि इनके एक एक एक्स पर सी लगा हुआ है, और सभी पुत्र सामान्य हैं। दूसरी वंशागति की जो संभावना है वह है अगर वर्णांध स्त्री है और सामान्य पुरुष है। तो वर्णांध स्त्री के लिए दोनों यक्स पर क्या होने चाहिए, कलर ब्लाइंड का चिन्ह होना चाहिए, तो ले लिया हमने। और सामान्य पुरुष है तो यक्स वाई ले लिया, फिर संकलन करा दिया। तो देखा इसका और इसका और फिर इसका और इसका, और फिर इसके बाद इनको दो बार लिया ऐसे और फिर ऐसे। तो हमने देखा सभी पुत्रियां जो हैं वो वाहक हैं, जबकि सभी पुत्र कैसे हो गए, वर्णांध हो गए। कैसे हो गए, वर्णांध हो गए, क्योंकि जो यक्स कलर ब्लाइंड वाला जीन आया था क्रोमोसोम वो आ गया, तो इसलिए ये वर्णांध हो गए। तीसरी जो कंडीशन है वह है वाहक स्त्री तथा सामान्य पुरुष। तो वाहक स्त्री में एक एक्स पर कलर ब्लाइंड का जीन है, जबकि सामान्य पुरुष में किसी पर भी कलर ब्लाइंडनेस का कोई जीन नहीं है। तो जब इनका संकलन कराते हैं तो सामान्य पुरुष, वाहक पुत्री, सामान्य पुत्र और वर्णांध पुत्र प्राप्त होता है। तो एक सामान्य पुत्री होती है और एक वाहक पुत्री होती है, एक सामान्य पुत्र और एक वर्णांध पुत्र होता है। अगला है चौथा जो संभावना बनती है वाहक स्त्री और वर्णांध पुरुष। तो वर्णांध पुरुष के लिए एक एक्स पे हमको सी ले लेना है, चूँकि ये यक्स का ही लिंग संलग्न लक्षण है, वाई पर इससे कोई मतलब तो है नहीं। तो इसका देखेंगे कराने पर तो क्या बन जाएगा, वर्णांध पुत्री, वाहक पुत्री, वर्णांध पुत्र और सामान्य पुत्र। इस तरह से इसकी वंशागतियाँ हो सकती हैं। तो क्वेश्चन ने कहा था कि रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करिए, और हमने कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण और स्कोरिंग है। ये स्कोर आपको ज़रूर देगा वहाँ पे 3 नंबर एग्जाम में।
क्वेश्चन है आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन क्रिया का उल्लेख कीजिए। तो आपको अच्छे से लिखना है। तो आप हेडिंग डालेंगे आवर्तबीजी पौधों में द्विनिषेचन। यूँ तो क्वेश्चन बैंक में इसको बहुत छोटे में लिखा गया है, लेकिन वहाँ से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। और हमारा जो लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को थोड़ी नॉलेज भी मिल जाए, जिससे वो पता ये ज़रूर लगा सके कि हमें नॉलेज है, जो लिख रहा है सामने वाला व्यक्ति उसे नॉलेज है। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो नर एवं मादा युग्मकों के संयुग्मन की क्रिया को निषेचन कहते हैं, निषेचन कहलाती है। आवर्तबीजी पादपों में जब परागकण स्त्री केसर पर गिरता है तब पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया के उपरांत योग्य परागकण अंकुरण होता है। परागकण के अंकुरण के पश्चात बनी पराग नलिका स्त्री केसर के वर्तिका से होते हुए बीजांड द्वार के समीप पहुंच जाती है। देखा, ये घटना आप अपने मन से आराम से लिख सकते हो, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतने अच्छे से इस चैप्टर को आपने पढ़ा था, आपको याद होगा। इसी समय पराग नली में स्थित जनन केंद्रक दो नर युग्मक में विभाजित हो जाता है। जो पराग नली में केंद्रक था वह अब दो केंद्रक बन गए। ये पराग नली है अगर, तो इसमें अब दो नर युग्मक बन गए। एक नर युग्मक था, अब दो बन गए हैं। पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रायः बीजांड द्वारी छिद्र द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है और फिर पराग नलिका फटकर दोनों नर केंद्रकों को स्वतंत्र कर देती है। आवर्तबीजी भ्रूणकोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज यानी भ्रूण का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया संयुग्मन कहलाती है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक यानी ध्रुवीय केंद्रक 2n के साथ मिलकर त्रिगुणित 3n नंबर का भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। यह प्रक्रिया त्रिसंलयन कहलाती है। चूँकि इस प्रक्रिया में निषेचन 2 बार होता है, इसीलिए इसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहा जाता है। चलिए इसे फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। और इस फिगर को देखने के बाद आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस फिगर को हमने एक ही बार में बनाया है। चूँकि मेरी थोड़ी प्रैक्टिस भी है, तो आप कैसे बनाएंगे उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो कोई भी फिगर आपको यहाँ पर कम से कम 10 बार तो प्रैक्टिस करना ही है, कि ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप पहली बार बना रहे हो तो आपसे थोड़ा सा गोला नहीं बनना है या लाइन नहीं खींच रही, आप एक बार में ही बना डालें। ऐसा आपका हाथ सेट होना चाहिए कि चित्र गलत ही ना हो। अगर आपको शक हो रहा है कि आपसे चित्र गलत होगा, तो सबसे पहले आप हल्के डॉट से पेंसिल से बनाएं और फिर ऊपर से स्केच चढ़ा सकते हैं या पेन चढ़ा सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लग रहा है आपकी स्केच जो बहुत मोटी है वो इस पार से उस पार छप जा रही है, तो स्केच का इस्तेमाल ना करिए। लेकिन चित्र थोड़ा क्लियर होना चाहिए। सुंदरता यहाँ नहीं मायने रखती कि आप कितना सुंदर चित्र बनाते हैं, क्योंकि यह चित्रकला तो है नहीं। यहाँ आपको रेखा चित्र बनाने होते हैं जो कि स्पष्ट होने चाहिए और नाम सटीक जगह पर लिखा होना चाहिए। बाकी ये मायने नहीं रखता कि आप कितना सुंदर बनाते हो। तो सुंदर की जगह आप स्पष्टता पर ध्यान देंगे कि जो चित्र बना रहे हैं वो लगे कि हाँ वही चित्र है। ऐसा नहीं कि आम का चित्र बना रहे हो और लग रहा है कि ये सेब बन गया है। तो आम का चित्र बनाना है आपको, तो आम के जैसा ही वो लगे। अब ज़रूरी नहीं कि आप उसमें शेडिंग भी करें, कलरिंग भी करें, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। तो इस फिगर को आप ऐसे ही ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ घटना को समझते हैं। तो परागकण परागण की क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं। स्त्री केसर के ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, जहाँ चिपचिपा पदार्थ भी होता है। और यहाँ पर स्त्री केसर और परागकण परस्पर क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप जो परागकण होते हैं वो अंकुरित होने लगते हैं। अब इसमें से सभी तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो योग्य परागकण होता है वो आगे की ओर बढ़ता रहता है। बाकी जो अयोग्य हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते हैं। और इस तरह वर्तिका से परागनली आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाती है, जहाँ पर उसका जो एक नर केंद्रक था वह डिवीजन करके 2 नर केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं 2 नर केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। अब यहाँ चित्र में ये अंडाशय का फिगर है, चूँकि यहाँ पर बीजांड है और यहीं पर अंड कोशिका है। ये सहायक कोशिका है। जब बीजांड का स्ट्रक्चर आपने समझा था तो देखा था कि अंड कोशिका के अगल बगल सहायक कोशिका होती हैं। कभी कभी सहायक कोशिका से ही फ्यूजन हो जाता है, जब मतलब अंड कोशिका से फ्यूजन ना होकर के सहायक कोशिका से फ्यूजन हो जाता है, तो ऐसे में भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाता है। तो हमने देखा ये 2 नर केंद्रक है और ये है द्वितीयक या ध्रुवीय केंद्रक। क्लियर है बात। अब इस स्ट्रक्चर को जूम आउट करते हुए हमने बीजांड को बाहर तरफ दिखाने का प्रयास किया है,
जहाँ पर यह बीजांड है और ये ध्रुवीय केंद्रक है। और यह परागनलिका में दो क्या है, दो नर युग्मक है। तो एक नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका से फ्यूजन कर रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं, और एक कर रहा है किससे, ध्रुवीय केंद्रकों से कर रहा है। एक कर रहा है अंड कोशिका से, यहाँ देख रहे हैं, और एक कर रहा है ध्रुवीय केंद्रक से। तो यहाँ दो पहले से थे और एक ये चला गया, तो ये बन गया 3n, और ये एक और एक 2, तो 2n बन जाते हैं। और इस तरह हम देख लेते हैं कि जो सहायक कोशिकाएं हैं वो विलुप्त होने लगती हैं, और यहाँ पर अंड कोशिका और एक नर युग्मक मिल करके 2n नंबर का जाइगोट यानी भ्रूण बना लेते हैं। जबकि दो ध्रुवीय केंद्रक यानी 2n और एक नर केंद्रक मिल करके इंडोस्पोर यानी भ्रूणपोष का निर्माण कर लेते हैं, जो कि त्रिगुणित होता है। तो भ्रूणपोष क्या करता है, पोषण देने का कार्य करता है भ्रूण को। तो इस तरह से हमने द्विनिषेचन की क्रिया को समझ लिया है। अब अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वह है क्वेश्चन नंबर घ। पाँचवें का यह लास्ट है, क्योंकि पाँचवें में 4 क्वेश्चन होंगे, ऐसे छठे में भी 4 क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधन क्या है, मनुष्य के लिए प्रमुख गर्भ निरोधक उपायों का उल्लेख कीजिए। तो आपको एग्जाम में हेडिंग डालनी होगी, गर्भ निरोधन एवं गर्भ निरोधक। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के पश्चात भ्रूण बनता है, और भ्रूण गर्भाशय में रोपित होता है, बढ़ता है और संतान बनती है। समस्त क्रिया को गर्भधारण कहते हैं। अभी इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लिखा हमने इसलिए कि कंसेप्ट तो क्लियर हो कि हम किस चीज़ को रोकने जा रहे हैं। तो गर्भधारण को रोकने की जो प्रक्रिया होगी वही कहलाएगी गर्भ निरोधन। तो गर्भधारण करने की प्रक्रिया को किसी अवस्था में बाधित करना गर्भ निरोधन कहलाता है, तथा इसमें अपनाई जाने वाली प्रक्रिया या प्रयुक्त साधन गर्भ निरोधक कहलाते हैं। मनुष्य के लिए प्रमुख गर्भ निरोधक उपाय, तो मनुष्य द्वारा अपनाई जाने वाली गर्भ निरोधक विधियों को मुख्य रूप से 2 समूहों में समझ सकते हैं। नंबर 1 है अस्थायी गर्भ निरोधक उपाय। ये क्या होते हैं कि जब तक इच्छा है तब तक इनका यूज किया, और जब संतान की इच्छा हुई तो इनका यूज करना हमने बंद कर दिया। तो एक हिसाब से बेस्ट जो गर्भ निरोधक विधि है वो यही है। अगर अस्थायी विधि अपनाते हैं तो ऐसे में आगे चल करके प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और जो अस्थायी विधियों को अपनाते हैं वो बाद में परेशान भी हो जाते हैं। तो जो अस्थायी विधि है उसको ही एक हिसाब से माना गया है कि गर्भ निरोधक के रूप में अपनाया जाना चाहिए। तो ये निम्न होती हैं, जैसे कि रासायनिक विधियां, तो इसमें शुक्राणुनाशक, गर्भ निरोधक गोली और क्रीम आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी डिटेल में हमने इनको पढ़ाया है, लेकिन यहाँ चूँकि दीर्घ उत्तरीय में पूछा नहीं गया है तो हम बहुत डिटेल में यहाँ नहीं लिखेंगे। आप चाहेंगे तो अगर आपको याद होगा, आपके पास समय होगा तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यांत्रिक विधियों में निरोधक का इस्तेमाल करना, सर्विकल टोपी का इस्तेमाल करना, अंतःगर्भाशय युक्ति यानी आईयूडीज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्थायी विधि की। तो इसमें नर व मादा की नसबंदी की जाती है। नर की नसबंदी को वैसेक्टोमी और महिला की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो इतना आप लिख देंगे, और इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर। अब हम पहुंच चुके हैं प्रश्न संख्या 6 पर, जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे, क, ख, ग और घ। तो ये भी प्रश्न जो होंगे वो 3-3 नंबर के होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपको अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि 4×3 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 से आपको मिलने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है क, वह है मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के 2 उदाहरण आपको देने। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 उदाहरण आपको देने, तो आप हेडिंग डाल लेंगे मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के 2 प्रमुख उदाहरण। तो मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के 2 प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, औषधियों के निर्माण में। तो जैव तकनीकी ने औषधि उत्पादन के क्षेत्र में एक क्रांति सी ला दी है। वर्तमान में 30 से अधिक पुनर्योगत चिकित्सीय औषधियाँ विश्व में मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृत हो चुकी हैं। इनमें से 12 भारत में विपणित हो रही हैं, मतलब 12 जो है वो भारत में भी इस्तेमाल की जा रही हैं। जैसे कि ह्यूमुलिन, जो कि एक इंसुलिन है और इंसुलिन जैसा कार्य करती है, मानो इंसुलिन जैसा कार्य करती है, और इसके बारे में भी डिटेल में आपने ज़रूर पढ़ा है। नेक्स्ट है
प्रोपोटीन नामक मानव वृद्धि हार्मोन का उत्पादन। अगला है यूरोकाइनेज नामक रुधिर में थक्का घोलने वाले एंजाइम का उत्पादन करना। नंबर दो पूछा गया था। तो दूसरा है स्वास्थ्य की देखभाल एवं विकिरण के क्षेत्र में तो जैव प्रौद्योगिकी लक्षणों के आधार पर रोग निदान एवं रोगों के उपचार करने में विशेष योगदान रहा है, जैसे कि टीकों का उत्पादन, गर्भ से पूर्व उसकी जानकारी के बारे में कि बच्चे के पैदा होने से पहले वो जान लेते हैं कि उसमें कौन कौन सा रोग होता है या क्या क्या दिक्कत है। अगला है जीन चिकित्सा द्वारा जीनों की अदला बदली करके जो खराब जीन है या दोषपूर्ण जीन को अलग करके वहाँ पे सक्रिय और अच्छे जीनों का प्रवेश कराया जा सकता है। तो अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का ख, जो कि है परभक्षी तथा भक्ष्य क्या हैं, इनके अंतर संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। तो आप समझ सकते हैं कितने महत्वपूर्ण सवाल को हमने यहाँ पे लिया है। तो परभक्षण एक विशेष प्रकार का सक्रिय अंतर संबंध है जिसमें एक जंतु दूसरे जंतु को मारकर खाता है। वह जंतु जो मार रहा होता है या शिकार कर रहा होता है शिकारी अथवा परभक्षी कहलाता है, जबकि वह जीव जिसे खाया जा रहा है भक्ष्य या शिकार कहलाता है। परभक्षण की क्रिया को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो पादप होते हैं उनका शिकार शाकाहारी जीव करते हैं, उनको खाते हैं, उनकी पत्तियां, तना या पूरे का पूरा पौधा ही खा लेते हैं और इन शाकाहारी जंतुओं को मांसाहारी जंतु खाते हैं। इन्हीं को इसीलिए उत्पादक उपभोक्ता में बांटा गया है। तो आगे बात करते हैं परभक्षी तथा भक्ष्य के मध्य कौन से अंतर संबंध होते हैं। तो परभक्षी की संख्या भक्ष्य से थोड़ी कम होती है। परभक्षी भक्ष्य को खाकर उसकी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, परंतु यदि परभक्षी एक ही प्रकार के शिकार को खाता है अर्थात एकहारी है। एकहारी का मतलब हो गया जैसे शेर को हमने ले लिया, अब शेर सिर्फ खरगोश को ही खाए तो उसको एकहारी बोलेंगे, जबकि शेर सिर्फ खरगोश तो खाता नहीं है, वो हिरन को भी खा सकता है, अन्य जंतुओं को भी खा सकता है। तो एकहारी वह हो गया जो सिर्फ खरगोश को खा रहा हो। अगर सिर्फ खरगोश को खा रहा है और खरगोश की संख्या घटती चलेगी तो उसको खाने वाला भी तो मरेगा। ये बात तो आप वैसे ही समझ सकते हैं। तो वही बात यहाँ लिखी गई है। तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब भक्ष्य की संख्या नगण्य हो जाए, मतलब कम हो जाए और परभक्षी को भूखा रहना पड़े, जिस कारण परभक्षी मरने लगते हैं तथा एक बार फिर से भक्ष्य की संख्या में वृद्धि होने लगती है। मतलब खाने वाले हैं जो मरने लगे तो धीरे धीरे उनकी संख्या जो है भक्ष्य की या खरगोश की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि उनको खाने वाला जो शेर था वो खत्म होने लगा है। अब धीरे धीरे फिर इनकी संख्या बढ़ी तो फिर वो जो थे खाने वाले शेर वो इनको खाने लगे तो फिर वो भी जिंदा होने लगे। तो इस तरह जो संतुलन है बना रहता है। अतः परभक्षी में यह विवेक होना चाहिए कि वह भक्ष्य का आवश्यकता से अधिक दोहन ना करे और इस प्रकार अंतर संबंधों से परितंत्र में संतुलन बना रहता है। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला है प्रश्न संख्या 6 का ग, डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडॉन डाउन ने 1862 में खोजा था। यह रोग गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें जोड़े का जो समजात गुणसूत्र होता है, चूँकि जो 23वां जोड़ा होता है वही तो होता है लिंग गुणसूत्र, जबकि और जितने होते हैं उनको सबको ऑटोसोमल बोलते हैं। तो 21वें जोड़े के समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण ट्राइसोमी हो जाता है। होने चाहिए मान लो दो गुणसूत्र होने चाहिए 21वें जोड़े में, लेकिन एक और बढ़ जाता है, यानी यहाँ पे 3 हो गए तो 46 की जगह पे क्या हो गए 47 हो गए। तो यही लिखा हुआ है। तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्रायः अंड कोशिका के निर्माण में गड़बड़ी हो सकता है। 47 गुणसूत्र वाली ऐसी संतान का मस्तिष्क अविकसित, होंठ नीचे की ओर लटका, माथा अधिक चौड़ा, त्वचा खुरदरी, आंखें तिरछी तथा मुंह हर समय खुला रहता है। ये मंदबुद्धि होते हैं यानी मंदबुद्धि होते हैं। इनके जन्नांग तो सामान्य होते हैं किंतु पुरुष जो है नपुंसक होते हैं। इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं क्योंकि मंगोलों की तरह ये दिखाई प्रतीत या दिखाई देते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 का घ है, और वह है कि जीन चिकित्सा से आप क्या अभिप्राय है। गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता
यानी SCID बीमारी का उपचार कैसे किया जाता है, इस पर भी चर्चा करिए। तो ये क्वेश्चन जो है इसको किस ढंग से लिखना है ये भी बता देते हैं। तो पहले हेडिंग डालेंगे जीन चिकित्सा। तो जीन चिकित्सा में मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वास्थ्य व क्रियाशील जीन से बदला जाता है। इसमें भ्रूण अथवा शिशुओं में जीन जनित रोगों की पहचान व निदान विधि अपनाई जाती है। अब बात करते हैं गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता रोग यानी SCID का उपचार। तो जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज यानी ADA की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र में कार्य करने के लिए अति आवश्यक है। ADA से संबंधित जीन में गड़बड़ी होने के कारण गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता रोग यानी सीवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज SCID बीमारी हो जाती है। कुछ बच्चों में इसका उपचार अस्थि मज्जा में प्रत्यारोपण द्वारा होता है। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रुधिर से लसिकाणु को निकालकर शरीर से बाहर संवर्धन किया जाता है। फिर सक्रिय ADA का cDNA, यहाँ C स्मॉल है, cDNA संवाहक द्वारा लसिकाणु, यहाँ लसिकाणु कर लीजिएगा, लसिकाणु में प्रविष्ट कराकर लसिकाणु को रोगी के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। और इस तरह हमने देखा कि वो संवाहक के द्वारा पहुंच गया। और ये कोशिकाएं मृतकाय होती हैं, इसलिए आनुवांशिक निर्मित लसिकाणु को समय समय पर रोगी के शरीर से बाहर किया जाता है या अलग करने की आवश्यकता होती है। यदि मज्जा कोशिकाओं से विलगित जीन्स को प्राथमिक भ्रूणीय अवस्था में कोशिकाओं से उत्पादित ADA में प्रवेश करा दिया जाए तो यह एक अस्थायी उपचार हो सकता है। इसे फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्लोन जीन ले लिया और फिर इसे रेट्रोवायरस में क्या किया, प्रवेश करा दिया। अब ये रेट्रोवायरस है और रेट्रोवायरस के साथ यह प्रवेश कर चुका है तो इसका भी द्विगुणन होगा। तो रेट्रोवायरस का मरीज के शरीर से पृथक्करण व संवर्धित की गई अस्थि मज्जा कोशिकाओं पर संक्रमण कराया जाता है। यह अस्थि मज्जा कोशिका है जिसमें संक्रमण कराने पर विषाणु DNA व सामान्य युग्म विकल्पी का गुणसूत्र में क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। अब ये गुणसूत्र में जब प्रवेश करते हैं और इसके बाद इसको इंजेक्शन के रूप में अस्थि मज्जा में इंटर कर दिया जाता है जिससे कि इसका उपचार हो जाता है। तो इस तरह से हमने लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 5 के चारों लघु उत्तरीय प्रश्न और प्रश्न संख्या 6 के चारों लघु उत्तरीय प्रश्नों को सीख लिया है। अब अगली वीडियो में हम प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 यानी तीनों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि 5-5 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 5 या 15 नंबर के क्वेश्चंस अगली वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो का PDF हम प्रोवाइड कर देंगे, आप इन्हें जल्दी से तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। और इस गेस्ट पेपर के कंप्लीट होते हुए ही हम क्या करते हैं, अगला गेस्ट पेपर लेके आते हैं और साथ साथ में लॉन्ग आंसर की जो एक कंप्लीट वीडियो होगी जिसमें स्टार्ट से लेकर इन तक सभी चैप्टर्स के लॉन्ग आंसर होंगे, वह भी वीडियोज़ आपको मिलने वाली है। और इम्पॉर्टेंट फिगर कौन कौन से बनाने हैं उसकी भी वीडियो मिलने वाली है। और आप कौन सी वीडियो और चाहते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड वो कमेंट में कर सकते हैं।